Welcome, students. As a scholar of geography, today I will highlight on economic geography. It is one of the important branches of geography and it flourished in the 18th, 19th, and 20th century. But its nature, its dimension changed with the passage of time, with technological development, with ideology changes, with paradigm shift, and so on. In this lecture, I would like to highlight on meaning and definition of economic geography. To begin with, let us introduce economic geography. First and foremost, it is a subdiscipline of human geography. Its grew importance with the development of economies of the world. Agricultural development, industrial development, and technological revolution paved the path for the development of economic geography. It is the systematical as well as analytical study of the spatial location and distribution pattern of human economic activities on the earth. अगर हम देखें तो यह एक ह्यूमन ज्योग्राफी का सब डिसिप्लिन है, सब ब्रांच है और इसकी इम्पोर्टेंस अर्थव्यवस्था के विकास के साथ साथ बढ़ती रही और आज भी बढ़ रही है। समय के साथ एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट हुआ, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ, फिर टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन हुआ। ये सारे रेवोल्यूशंस, डेवलपमेंट्स ने आर्थिक भूगोल के विकास को बढ़ावा दिया। इस प्रकार से अगर हम देखें तो यह एक क्रमबद्ध और विश्लेषणात्मक अध्ययन वाली शाखा है। खास तौर से वी फोकस ऑन लोकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न। हम अवस्थिति और वितरण पर विशेष ध्यान देते हैं। अब वितरण किस चीज का वितरण? बट नेचुरली ह्यूमन एक्टिविटीज ऑन द अर्थ, इस पर हम ध्यान देते हैं और अध्ययन करते हैं। एक्टिविटीज जो मैंने अभी बताया, तो एक्टिविटीज में क्या क्या बातें आती हैं? सबसे पहले एक्टिविटीज को अगर आप देखें तो सबसे पहले एक्टिविटीज में कंजम्पशन आता है, फिर अगर आप जाएं इधर तो प्रोडक्शन आता है, फिर एक्सचेंज आता है, मार्केटिंग एंड ट्रेड। Economic geography tries to explain the aforesaid activities, patterns. Its effort to comprehend and accommodate the various changing temporal and spatial trends of the growth of the economy. आर्थिक भूगोल ऊपर बताए गए जितने भी क्रियाकलाप हैं उनको एक्सप्लेन करने का प्रयास करता है, उनके प्रारूप के बारे में बताता है और प्रयास करता है कि किस प्रकार से काल पक्ष को लेते हुए, स्पेशल एस्पेक्ट्स को लेते हुए किस प्रकार से ये प्रारूप में बदलाव आया, बदलाव आ रहा है, इसको भी वो अपने स्टडी में एकोमोडेट करके पढ़ने का प्रयास करता है। और ये सारे जो बदलाव आते हैं, बट नेचुरली as the economy grows, changes takes place. Changes in the form of activities, changes in the form of level of production, changes in the level of services, in the level of consumption, market and trade, सब में बदलाव आता है और इसी का अध्ययन हम आर्थिक भूगोल में करते हैं। The frame वर्क ऑफ स्टडी अगर हम देखें, फ्रेमवर्क ऑफ स्टडी हमारी क्या है? हमारी फ्रेमवर्क ऑफ स्टडी क्या है? एम्पिरिकल, फैक्चुअल, एनालिटिकल फ्रेम के तहत हम स्टडी करते हैं। एम्पिरिकल यानी हम इसको
क्वालिटेटिव एनालिसिस करने का प्रयास करते हैं विद फैक्ट्स, और इन फैक्ट्स को लेते हुए, वितरण को लेते हुए, काल पक्ष को लेते हुए जो बदलता प्रारूप बनता रहता है उसका हम एनालिसिस करते हैं, और एनालिसिस करने के बाद ये जानने का प्रयास करते हैं क्यों इस प्रकार का प्रारूप हमारे सामने बन रहा है जो पहले नहीं बना था। Thus, economic geography is concerned with पहला, how man makes a living, how he utilizes the resources of the earth, how he applies his technology to agriculture and industry, how to develop transport methods to rearrange space to his advantage by bringing sources to supply and demand closer. इस प्रकार से एनालिटिकल फ्रेमवर्क में आर्थिक भूगोल यह प्रयास करता है कि मनुष्य अपना जीवन यापन कैसे कर रहा है उसके बारे में प्रकाश डालता है, संसाधनों के प्रयोग किस प्रकार से करता है कि जिससे उसको ऑप्टिमम लाभ मिले इस पर प्रकाश डालता है, टेक्नोलॉजी का प्रयोग कृषि में, उद्योग में और भी अन्य एक्टिविटीज में किस प्रकार से कर रहा है जिससे वो संसाधनों का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करे इस पर प्रकाश डालता है, और साथ ही यातायात के जितने भी विधियां हैं, मेथड्स हैं, उनके विकास पर प्रकाश डालता है, क्योंकि जैसे जैसे यातायात में बदलाव आए, स्पेस का जो कल्चरल लैंडस्केप है वो रीअरेंज्ड हुआ, और इस प्रकार से आप देखिएगा जो चेंजेस आए ट्रांसपोर्टेशन मैप्स में, उसके माध्यम से सप्लाई और डिमांड जो है वो नजदीक आ गए। ग्लोबलाइजेशन के युग में आप देखिए एवरीथिंग इज सो क्लोज टू ईच अदर। आपने कहीं ऑर्डर दिया तुरंत आपको मिल गया। दिस इज ऑल द मिरेकल्स ऑफ चेंज इन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, मिरेकल्स ऑफ टेक्नोलॉजी, miracles of human behavior and so on. अब हम परिभाषा पर चलते हैं। Early economic geography was concerned with describing what was produced where, और दूसरा the type of commercial geography. पहले शुरुआती दौर पे आर्थिक भूगोल मुख्य रूप से डिस्क्राइब करता था, वर्णनात्मक था कि उत्पादन क्या है और कहाँ उत्पादित हो रहा है। दूसरे शब्दों में यह एक प्रकार का कमर्शियल ज्योग्राफी की ही साथ ही हम पढ़ते थे। कमर्शियल ज्योग्राफी पहले हमारे सामने आया, फिर आगे चल के अर्थव्यवस्था में चेंजेस आने के कारण, डेवलपमेंट के वजह से विभिन्न देश, डेवलप्ड इकोनॉमी, अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी, डेवलपिंग इकोनॉमिक सिस्टम्स आए, और इस वजह से फिर ये चेंजेस आई। तो शुरुआती दौर में हम केवल डिस्क्राइब करते थे और यह एक कमर्शियल ब्रांच की ही शाखा थी। इवन कुछ यूनिवर्सिटीज में आप देखेंगे शुरुआती दौर में कमर्शियल ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, ये सारे जो थे इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट के साथ जोड़ के पढ़ाया जाता था। तो इस प्रकार से द सब्जेक्ट चेंज्ड विद क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन। 1960 के दौरान मात्रात्मक क्रांति आई। मात्रात्मक क्रांति ने बहुत चीजों में परिवर्तन लाए। मात्रात्मक क्रांति में मॉडल्स, थियरीज के फॉर्मेशन पर विशेष बल दिया गया। लोकेशंस के बारे में सही ज्ञान, सही एनालिसिस, सही मैथमेटिकल तरीके से निकालने पर विशेष बल दिया गया, और इस वजह से आर्थिक भूगोल धीरे धीरे इसकी परिभाषा, इसकी सोच भी परिवर्तित हुई with the inclusion of models and theories of location, models and theories of trade and so on. There began an attempt to explain the location of economic activity, और इसी के साथ साथ हम अवस्थिति के बारे में एक्सप्लेन करने लगे। इकोनॉमिक एक्टिविटीज की अवस्थिति के बारे में हम एक्सप्लेन करने के लगे, क्योंकि लोकेशन
एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर रही है हमेशा, क्योंकि लोकेशन प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन एंड सप्लाई, और जिस वजह से जो है प्रॉफिट और लॉस निर्धारित होती है। सबसे पहले हम अलेक्जेंडर महोदय की परिभाषा पर चर्चा करते हैं। उन्होंने लिखा, इकोनॉमिक ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ एन एरियल वेरिएशन ऑफ द अर्थ सरफेस इन मैन्स एक्टिविटीज रिलेटेड टू प्रोड्यूसिंग, एक्सचेंजिंग एंड कंज्यूमिंग वेल्थ। अलेक्जेंडर महोदय ने खास तौर से यह प्रकाश डाला कि इकोनॉमिक ज्योग्राफी जो है वो एरियल वेरिएशन की स्टडी है, एक्टिविटीज की, प्रोडक्शन की, एक्सचेंज की, कंजम्पशन की, एरियल वेरिएशन की स्टडी है। और वेरिएशन फैक्ट है, रियलिटी है, क्योंकि हर जगह हर चीज उत्पादित नहीं होता, हर जगह हर चीज की मांग नहीं है, एंड सो ऑन। अकॉर्डिंग टू R.S. थॉमस, emphasis is placed on the location of economic activities. यहाँ भी लोकेशन की बात की गई है, किसकी? आर्थिक क्रियाकलाप की। दूसरा उन्होंने बल दिया, emphasis on asking why economic functions are suited where they are in this world. अमुक स्थान पर XYZ इकोनॉमिक फंक्शंस क्यों हैं और क्यों उसी जगह पे है और किसी जगह पे क्यों नहीं है, इसके बारे में बल दिया गया। इस प्रकार से देखिए तो इट इज एन इंक्वायरी इनटू द प्रोडक्शन, एक्सचेंज एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स बाय पीपल इन डिफरेंट एरियाज ऑफ द वर्ल्ड। जॉर्ज महोदय ने बताया कि इकोनॉमिक ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ हाउ मैन मेक्स हिज लिविंग एंड एडजस्टिंग टू हिज एनवायरनमेंट एंड द डिफरेंस इन दोज एडजस्टमेंट्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। एक तो उन्होंने बताया कि इकोनॉमिक ज्योग्राफी जो है मनुष्य के क्रियाकलाप के बारे में अध्ययन करता है, दूसरा मनुष्य किस प्रकार से पर्यावरण के साथ एडजस्ट करके अपना क्रियाकलाप करता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज करता है, इसके बारे में अध्ययन करता है, और दूसरा कि स्थान परिवर्तन के साथ जो एडजस्टमेंट करना पड़ता है पर्यावरण के साथ, और वो पर्यावरण फिजिकल भी है, सोशल भी है, कल्चर भी है, किस प्रकार से एडजस्ट करता है, उस पर बल देता है। नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं गॉड्स की परिभाषा पर। गॉड्स महोदय ने कहा, इकोनॉमिक ज्योग्राफी मेक्स अ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ द नेचर ऑफ द वर्ल्ड एरियाज इन देयर डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। यहाँ वैज्ञानिक इन्वेस्टिगेशन की बात की गई है, क्योंकि मात्रात्मक क्रांति शुरू हो गई थी और इसलिए वैज्ञानिक खोज के बारे में बल दिया गया। हंटिंगटन महोदय कहते हैं कि इकोनॉमिक ज्योग्राफी डील्स विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑल सॉर्ट्स ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज, एक्टिविटीज, इंस्टीट्यूशंस, कस्टम्स, कैपेसिटीज एंड टाइप्स ऑफ एबिलिटी दैट प्ले अ पार्ट इन द वर्क ऑफ गेटिंग अ लिविंग। हंटिंगटन कहते हैं कि इकोनॉमिक ज्योग्राफी डील्स विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑल सॉर्ट्स ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज। वितरण की बात की गई है, संसाधनों की वितरण की बात की गई है, क्रियाकलाप के वितरण की बात किए गए हैं, संस्थाएं जो इन क्रियाकलाप को बढ़ावा देती है उनकी बात, वितरण की बात की गई है, हमारे कस्टम्स की बात के वितरण की बात की गई है, कैपेसिटीज के वितरण की बात की गई है, टाइप्स ऑफ एबिलिटी, हमारी जो क्षमता है काम करने की, टू गेट लिवलीहुड, उनके वितरण की बात की गई है। और आर्थिक भूगोल इन सब बातों के वितरण पर अध्ययन करता है, वितरण का अध्ययन करता है। ही फोकस्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन, नॉट एरियल डिस्ट्रीब्यूशन। दोनों में अंतर आप देखिए। फिर इधर जिम्बरमैन महोदय ने बहुत ही सरल तरीके से इकोनॉमिक ज्योग्राफी के बारे में कहा, परिभाषा दी, दैट इट डील्स विद द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ अ मैन विथ रिलेशन टू एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक लाइफ ऑफ अ मैन, इकोनॉमिक लाइफ मतलब मनुष्य के आर्थिक जीवन का संबंध पर्यावरण से क्या है, इसके बारे में आर्थिक भूगोल अध्ययन करता है। इस प्रकार से देखिए तो इकोनॉमिक ज्योग्राफी इज बेसिकली, इक्वेशन बनाइए,
तो इकोनॉमिक मैन का इंटरैक्शन विद नेचर, दैट इज इकोनॉमिक ज्योग्राफी इन शॉर्ट. नाउ लेट अस कंक्लूड द डेफिनेशंस. Economic geography combines three main phases: agriculture, industry and commercial activities. इन तीन components को जोड़ने का प्रयास करता है: कृषि, उद्योग और commercial activities. दूसरा, like other branches of geography, it cannot be separated from physical geography. भूगोल के अन्य ब्रांचेस को हम भौतिक भूगोल से अलग कर सकते हैं, पर आर्थिक भूगोल को नहीं अलग कर सकते, क्योंकि संसाधन मतलब ही नेचुरल रिसोर्सेज. ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, पर नेचुरल रिसोर्सेज आर मोर इम्पोर्टेंट. उससे रॉ मटेरियल्स, वी गेट रॉ मटेरियल्स. रॉ मटेरियल्स आर अगेन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू finished goods, and those finished goods are marketed, supplied, and thus people consume, and thus profits are earned. It tries to discover ways in which the distribution of physical condition influences the distribution of the method. वो प्रयास करता है कि किस प्रकार से भौतिक जो दशाएं हैं वो वितरण पर किस प्रकार से प्रभावित है, इसके बारे में भी अध्ययन करता है. पीछे बताए गए परिभाषाओं में इन सब चीजों के बारे में आपको पता चलता है. The growing complexity in governmental policies again has contributed to economic geography in the term of mission and vision. आज के युग में, especially in the second half of 20th century and 21st century, government role, government policies, international systems, global systems have made things more complex और जटिल बना दिया है. और इसलिए इन सब जटिलताओं में भी गवर्नमेंट पॉलिटिक्स, गवर्नमेंट पॉलिसीज जो हैं, इसने भी इकोनॉमिक ज्योग्राफी को प्रभावित किया और इनकी परिभाषा में परिवर्तन आया, क्योंकि गवर्नमेंट पॉलिसीज, गवर्नमेंट पॉलिटिक्स जो है अपने अपने मिशन और विजन को क्लैरिफाई करने के लिए कंट्रीब्यूट किया और इस कंट्रीब्यूशन को इकोनॉमिक ज्योग्राफी ने अडॉप्ट किया और अपने तरीके से परिभाषा में जोड़ा. ट्रेडिशनल इकोनॉमिक ज्योग्राफी, परंपरागत तरीके से अगर आप देखें तो इकोनॉमिक ज्योग्राफी निम्न बातों पर विशेष बल देता है. पहला, मैन्स इकोनॉमिक एक्टिविटीज ओवर स्पेस. दूसरा, द कोर स्टडी फोकसेस ऑन वेयर एंड व्हाई ऑफ मैन्स इकोनॉमिक लाइफ. आर्थिक जो जीवन है मनुष्य का, वो कहाँ पे है, किस किस जगह पे है और किन जगहों पे जो है वहां है तो क्यों है. सिंपली आप एग्रीकल्चर ले लीजिए. एग्रीकल्चर मीन्स एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज. एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में आप देखते हैं प्रिमिटिव, सबसिस्टेंस, टेरेस फार्मिंग, कमर्शियल फार्मिंग, प्लांटेशन फार्मिंग, डेयरी फार्मिंग. ये सारे जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चरल सिस्टम्स हैं, प्रैक्टिसेस हैं, ये हर जगह समान रूप से नहीं है और इकोनॉमिक मैन के लाइफ भी इन सिस्टम्स के वजह से अलग अलग है. सो क्यों है, इसके पीछे कारण क्या है, दैट ट्रेडिशनल इकोनॉमिक ज्योग्राफी जो है वो प्रयास करता है समझने को. तीसरा पॉइंट है, ट्राइज टू अंडरस्टैंड इकोनॉमिक लाइफ एंड एक्टिविटीज विथ रेफरेंस टू बेसिक फिजिकल बेसिस. जितनी भी एक्टिविटीज हैं इकोनॉमिक लाइफ की, वो जो है भौतिक आधार के परिप्रेक्ष्य में समझने का प्रयास करता है. बिकॉज नेचर कंट्रोल्स एग्रीकल्चर, नेचर कंट्रोल्स रॉ मटेरियल्स फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट. नो डाउट टेक्नोलॉजी इज देयर, फिर भी one has to understand each and every economic life and activities with reference to physical base. While modern economic geographers, आज के आधुनिक economic geographers जो हैं, they focus on economic activities. और दूसरा, man and its resources. As economic geographers believe that economic activities are only resource building and resource utilization activities. सामान्य रूप में आर्थिक भूगोलवेत्ता इकोनॉमिक एक्टिविटीज को दो नजरों से देखते हैं. पहला रिसोर्स बिल्डिंग और दूसरा रिसोर्स यूटिलाइजेशन एक्टिविटीज ऑफ मैन. Therefore, modern economic geographers critically inquire into natural, human and cultural resources.
since they are different in different parts of the world and the approaches are also different. तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से मिलता है, तो इसके अध्ययन के जो अप्रोच है वो भी अलग अलग है. पहला रीजनल वाइज कंपेरेटिव स्टडी एंड एनालिसिस, और तीसरा टू नो द फ्यूचर टेंडेंसीज, प्रॉस्पेक्ट्स एंड पॉसिबिलिटीज ऑफ अ रीजन. प्रादेशिक स्तर पर तुलनात्मक अध्ययन. दूसरा अप्रोच जो है तुलनात्मक अध्ययन और उसका विश्लेषण. और तीसरा कि फ्यूचर में क्या प्रवृत्तियां होंगी, प्रॉस्पेक्ट्स क्या है, पॉसिबिलिटीज क्या है फॉर अ रीजन टू डेवलप. और ये तीन अप्रोच जो है वो समय के हिसाब से चलता रहा. Thus enable students to become more efficient workers in the economic realm. और इस प्रकार से आर्थिक भूगोल के अध्ययन करने वाले जितने भी छात्र हैं उनको एफिशिएंट वर्कर्स बनाता है इन सेंस ऑफ इकोनॉमिक टर्म्स, इकोनॉमिक रेल्म के संदर्भ में. एंड ऑल्सो एनेबल हिम टू मीट मोर इंटेलिजेंट टू सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ द एज. और इस समय के सामाजिक आर्थिक जो समस्याएं हैं उसको इंटेलिजेंट तरीके से कैसे समझ सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं और उसका हल क्या हो सकता है, इसी के बारे में हम पढ़ते हैं. और विभिन्न भूगोलवेत्ताओं ने अपने अपने तरीके से इसको परिभाषित करने का प्रयास किया है. तो इससे आज हम आपको परिभाषा के बारे में प्रकाश डाले हैं. और नेक्स्ट हमारा लेक्चर जो होगा वो हमारा नेचर एंड स्कोप पे होगा. तो इसी के साथ मैं आशा करता हूँ कि यू ऑल हैव अंडरस्टूड व्हाट एक्चुअली इकोनॉमिक ज्योग्राफी मीन्स.